चलिए, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और जो अपनी दूसरी वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लाइव क्लासेस में जुड़ जाइए। ठीक है मन्नू, चलिए देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चैप्टर का नाम समझाता हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है। देखिए चैप्टर का नाम क्या लिखा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाली जो बुक है ना, इसमें बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें जो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जब अपना देश आजाद हुआ तो आजाद पहले हुआ कैसे, साथ ही साथ आजादी के साथ साथ जो अपना पार्टीशन हुआ था, इट मींस जो विभाजन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, क्यों हुआ था, आखिर कारण क्या थे इसके पीछे। चलो विभाजन हो गया तो उसके बाद क्या क्या चीज हुई, मतलब उसके परिणामों की बात होगी। और साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, कौन कौन सी दिक्कतें आई थी। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका अर्थ समझा देता हूँ कि जो चैप्टर का अर्थ है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यहाँ पर राष्ट्र का मतलब आप देश समझिए, ठीक है। निर्माण का मतलब होता है देश को बनाना, बनाना का मतलब एक अच्छा देश बनाना। ठीक है, पार्टीशन होने के बाद जब ब्रिटिश हमें आजाद करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अपने देश को किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, उस चीज की बात होगी और उसके लिए चुनौतियां क्या होती है। ठीक है, तो मतलब एक देश को बनाने के पीछे क्या क्या चुनौतियां होती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको इस चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो अपना पहला टॉपिक आता है, पहले टॉपिक का क्या मतलब है ये चीज समझते हैं। पहला टॉपिक क्या लिखा है, राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ होता है। ठीक है, राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ होता है। तो देखिए राष्ट्र निर्माण की अगर मैं करूं बात, तो राष्ट्र का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया देश, निर्माण का मतलब होता है बनाना। ठीक है, एक देश को बनाने का जो अर्थ है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि राष्ट्र निर्माण एक प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि देखो एक देश जो है ना एक व्यक्ति से नहीं चलता, बल्कि ये पूरा समाज इसमें शामिल होता है। एक देश एक व्यक्ति से नहीं चलता, बल्कि उसमें हमें एक समाज की जरूरत होती है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। राष्ट्रीय चेतना जागृत होने का मतलब क्या होता है, चेतना मतलब समझो कि जिसमें एक देश को जब हम बनाते हैं, ऐसे सिचुएशन में सभी जितने भी लोग होते हैं उनका बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है और वो अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। इसका मतलब क्या होता है, लोग अपने छोटे छोटे कबीलों, गांवों, नागरिकों के बजाय केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली को ज्यादा वफादारी दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं हम अपने देश के एक राज्य के, एक जिले के, एक गांव के एक छोटे से जगह पे है ना, तो अगर हम छोटे छोटे लेवल पे चीजों को महत्व देंगे कि ये मेरा गांव है, ये मेरा गांव है, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीजों को महत्व देते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ वहीं तक सीमित हैं। ठीक है, इस वजह से हमें अपने एक देश को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब भी देश का निर्माण होता है तो सभी लोगों के मन में जो फीलिंग्स आती है वो अपने देश के प्रति आती है। ठीक है, तभी जाके चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब है कि लोग अपने छोटे कबीलों, गांव तथा नगरों को ज्यादा महत्व ना दे। इसी वजह से यहाँ पे मैंने बजाय लिखा है। तो लिखा है कि इसका मतलब होता है कि लोग अपने छोटे छोटे जो कबीले हैं, जो गांव है, जो नगर है, इनको महत्व देने के बजाय किसको महत्व देंगे, केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली को महत्व देंगे। इट मींस देश को महत्व देंगे। समझ में आ रही बात। तो ये है राष्ट्र निर्माण का अर्थ। राष्ट्र निर्माण का अर्थ हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा कि एक प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। किसके मन में जागृत होती है, नागरिकों के मन में जागृत होती है, जितने भी लोग हैं उनके मन में जागृत होती है। दूसरे नंबर पर हमने क्या चीज समझा कि इसमें लोग होते हैं ना, वो अपने कबीलों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, अपने गांवों को महत्व नहीं देते हैं, नगरों को महत्व नहीं देते हैं। इन सभी चीजों के बजाय वो किसको महत्व देते हैं, अपने देश को महत्व देते हैं। इसी को हम कहते हैं राष्ट्र निर्माण। क्या कहते हैं भाई, राष्ट्र निर्माण कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट आ रहा तो आप जरूर बताइए, क्योंकि देखिए लाइव क्लासेज है। ठीक है, तो उस तरीके से मुझे कराना है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ चीजें नोट करने वाली बात है। क्या नोट करने वाली बात है कि देखिए हमारी जो आजादी हुई थी, मतलब जब हम आजाद हुए थे, तो हमें पता है महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। उसके बाद ये समझ में आ गया था ब्रिटिशर्स को भी कि इंडिया को अब आजाद करना है। ठीक है, लेकिन फाइनल जब डेट आया, इट मीन जब 15 अगस्त आया, तो 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि में, ठीक है, मध्य रात्रि में आजादी मिली।
तो अब जो 14 अगस्त था तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, और जो 15 अगस्त है उसमें भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो हम कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। तो देखिए क्या लिखा है, 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को हिंदुस्तान क्या हुआ था, आजाद हुआ था। अच्छा, आजादी के साथ साथ पार्टीशन भी हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान है वो भारत से अलग हो गया था और हिंदुस्तान अलग हो गया था। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम यही चीज पढ़ने वाले हैं कि जब आजादी हमें मिली और जब पार्टीशन हुआ तो किस तरीके से पार्टीशन हुआ, किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ से स्विच किए, मतलब यहाँ से उधर तक गए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ उनका, जो ऐसे हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहे थे वो किस तरीके से भारत में आए, और जो मुस्लिम वर्ग थे वो किस तरीके से पाकिस्तान में गए। इस तरीके की जो चीजें हुई थी उन्हीं सभी चीजों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस रात को एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हमने क्या समझा कि 14-15 अगस्त मध्यरात्रि को क्या हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ उसी रात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, एक प्रसिद्ध भाषण देते हैं, और ये जो भाषण है ये कई बार पूछा गया है। मतलब ये समझो कि 2017 के बाद अगर मैं बोलूं तो 4-5 बार ये पेपर में पूछा गया है कि 4-5 बार पूछा गया है कि वो प्रसिद्ध भाषण क्या था जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चीज को दिया था। तो क्या लिखा है, भाग्य वधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट। क्या है, भाग्य वधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट। ये जो भाषण का नाम दिया था इन्होंने, और साथ ही साथ इसको अगर कहा जाए तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से इस चीज को जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा भाषण दिया था, तो आप कहोगे भाग्य वधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट और ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, यानी कि अपना देश आजाद तो हो गया है, लेकिन इसके बाद हम किस तरीके से अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे वो सारा का सारा जो पावर अपने हाथ में है, और हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हमने क्या क्या टॉपिक समझा। सबसे पहले हमने चीज समझा यहाँ पर चैप्टर का नाम। दूसरे नंबर पर हमने समझा कि राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ होता है, जिसमें हमने समझा कि ये एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। फिर हमने नोट में कुछ चीजें पढ़ी, जैसे 14-15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे सामने आता है, क्या लिखा है, आजादी के समय कौन से 2 बातों पर सबकी सहमति थी। सबकी सहमति मतलब सारे जितने भी लोग थे कौन से बातों पर एग्री थे। तो 2 ऐसी बातें हैं जिसपे सब एग्री थे। सबसे पहला चीज, आजादी के बाद लोकतंत्र से शासन चलाया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझाता हूं। जैसे हमारा जो देश था, हमारे देश पे जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो अपने हिसाब से रूल कर रहे थे, और हमें उस तरीके से फ्रीडम था नहीं कि हम डिसीजन ले पाए, और उस समय पे बहुत ज्यादा जुर्म वगैरह भी किया जाता था। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहा गया कि अब हमारा देश आजाद हो चुका है, तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं हर किसी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था लागू की जाएगी। और लोकतंत्र का मतलब होता है लोक प्लस तंत्र। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पर 11वीं क्लास में भी आप लोग को मैंने बताया था कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोक का मतलब होता है लोक, लोक एक प्रकार की संस्कृत भाषा है जिसका अर्थ होता है लोग, और तंत्र का मतलब होता है शासन। इट मीन्स लोगों का शासन रहेगा, जितने भी व्यक्ति हैं हर व्यक्ति का शासन रहेगा। इसीलिए हम कभी भी अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं या सरकार चुनते हैं तो सभी लोग उसमें वोट देते हैं। जो भी ऐसे लोग हैं जो 18 वर्ष से ऊपर है सभी लोग वोट देते हैं। ठीक है, तो कौन से 2 बातों पे सबकी सहमति थी, तो उसमें से सबसे पहला हमने पढ़ा लोकतंत्र। क्या पढ़ा हमने, लोकतंत्र पढ़ा। लोकतंत्र से शासन चलाया जाएगा, और दूसरे नंबर पे सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। बिल्कुल, यानी कि सबके भले के लिए काम करेगी। इसका क्या मतलब हुआ, सबके भले के लिए काम करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, यहाँ पे जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे जिनकी संख्या ज्यादा हो, चाहे जिसकी संख्या कम हो, चाहे जिसकी संख्या जैसे भी हो, हर एक वर्ग को महत्व दिया जाएगा। इट मीन सबके भले के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मेजोरिटी अगर किसी की ज्यादा है तो सरकार सिर्फ उसके लिए काम करेगी, ऐसी बातें नहीं, बल्कि सबको महत्व दिया जाएगा जितने भी लोग यहाँ पर रहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगला देखिए टॉपिक हमारे सामने क्या लिखा है, स्वतंत्र भारत के सामने 3 चुनौतियां। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, ये 6 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो अभी से मार्क कर लो कि ये 6 नंबर के लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए, और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं।
कि ऐसी कौन सी 3 चुनौतियां थी जो भारत के सामने आई जब भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो देखिए 3 चुनौतियां आई थी, जिसमें से सबसे पहली चुनौती यह है एकता के सूत्र में बांधना। क्या हुआ? एकता के सूत्र में बांधना मतलब क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के साथ साथ पार्टीशन भी हो गया, वो पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। अब ये सोचा गया कि चलो अब तो दो चीजें बन गई, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान, अब इसके बाद कोई भी बंटवारा ना हो, मतलब अब इसके बाद कोई भी विभाजन की प्रक्रिया नहीं हो। इट मीन सबको हमें एकजुट करके रखना है। क्या करके रखना है? सबको हमें एकजुट करके रखना है। इसी को हम कहते हैं एकता के सूत्र में बांधना। तो सबसे पहली चीज स्वतंत्र भारत के सामने 3 चुनौतियों में सबसे पहला चीज ये था कि एकता के सूत्र में सबको बांधना, क्योंकि उस समय बहुत सारे रिलीजन के लोग हमारे देश में रह रहे थे, तो सबको एक करना ये एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमने इस चीज से डील किया और हम सब एक हुए। ठीक है, तो क्या लिखा है? हमारे देश में विविधता है। बिल्कुल विविधता है। विविधता हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वैरायटी है, इतने प्रकार के कल्चर है, इतने प्रकार के रिलीजन है। तो हमारे देश में विविधता है, यहाँ विभिन्न भाषाएं, जाति, धर्म, रंग, रूप, परंपराएं इत्यादि है। बिल्कुल है। आगे, ऐसे में इतनी विविधताओं से भरे विशाल देश को एकजुट रख पाना बहुत ही ज्यादा कठिन। उस समय प्राय यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई भी मुल्क अधिक दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात है। उस समय सारे देश यही बात कह रहे थे कि भाई इतनी विविधताओं से जो भरा हुआ देश है ना, वो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे सामने जो पहला चैलेंज आया था एकता के सूत्र में बांधना, लेकिन आगे चल के हमने इस चीज को डील किया और सारे लोग, जितने भी लोग हैं, ये एकता के सूत्र में आज हमारी यूनिटी आप लोग देखते ही हो कि इतने सारे कल्चर के लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब मिलकर एक साथ एक जैसे रहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। जो दूसरी चुनौती आई वो कौन सी आई? दूसरी चुनौती आई लोकतंत्र को कायम करना। क्या करना? लोकतंत्र को कायम करना। चलो हमने बोल तो दिया कि भाई हमारे देश में लोकतंत्र रहेगा, लेकिन किस तरीके से कायम किया जाएगा? देखिए उस समय जो शिक्षा की स्तर था ना, मतलब शिक्षा का जो लेवल था वो बहुत ही डाउन था। इतना ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे नहीं, तो वो वोट कैसे देंगे, सरकार को चुनेंगे कैसे, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन आगे चल के इन सभी चीजों पर काम किया गया और लोकतंत्र की जो असली वैल्यू थी उस चीज को बताया गया, दिखाया गया, लोगों को शिक्षित किया गया और सबका इन्वॉल्वमेंट वोट में करवाया गया, ताकि सब लोग वोट दे पाए और अपने सरकार का चयन कर पाए। तो देखिए दूसरी चुनौती जो थी लोकतंत्र को कायम करने की थी। इतने समय से ब्रिटिश सरकार राज करती आ रही थी, जहां लोगों का शोषण किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था भाई? शोषण किया जा रहा था। अब जब भारत आजाद हुआ तो सरकार के सामने सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम करना भी एक प्रकार की चुनौती थी। तो हमारे पास दूसरी कौन सी चुनौती आ गई? लोकतंत्र को कायम करने की। क्या करने की? लोकतंत्र को कायम करने की। ठीक है, पहली चुनौती क्या? एकता के सूत्र में सबको बांधना। दूसरी चुनौती क्या? लोकतंत्र को कायम करना। ठीक है, तीसरी चुनौती क्या है? सारी जनता का विकास करना। सारी जनता का क्या करना? विकास करना। देश में अब इस प्रकार शासन चलाना था जिसमें समूचे समाज का विकास हो सके, जिसमें सबको समानता मिल सके, सामाजिक रूप से कोई भी वंचित लोग तथा धार्मिक संस्कृति अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। यानी कि ये बात कही गई, यानी कि जिसकी संख्या भारत में कम है चाहे जिसकी संख्या भारत में ज्यादा है, हर एक किसी को महत्व दिया जाएगा। इट मीन सबको महत्व दिया जाएगा। और जिनकी संख्या कम है यानी कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनकी धार्मिक चीजों को, संस्कृति को, हर एक चीज को सुरक्षा दी जाएगी, ताकि वो अपने आप को यहाँ पर कम महसूस ना करें, है ना। उनको ऐसा महसूस ना हो कि भाई हमारी संख्या यहाँ पे कम है तो हमारी संस्कृति को महत्व नहीं दिया जा रहा। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनाना ताकि सबको ये बात लगे कि हाँ यहाँ पे सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही है, तो इस वजह से आपके जो डाउट्स हैं आप जरूर पूछिएगा। एक एक टॉपिक मैं क्लियर कराते हुए चल रहा हूं ताकि कोई दिक्कत आप लोग को ना हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? हमने टॉपिक यही 2-3 टॉपिक हमने किया। सबसे पहले हमने टॉपिक किया राष्ट्र निर्माण का अर्थ, फिर हमने किया आजादी के समय 2 बातों पर सहमति थी सबकी। इसके बाद हमने बात किया कि स्वतंत्र भारत के सामने 3 चुनौतियां कौन सी थी, तो ये 3 चुनौतियां हो गई। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ये जो टॉपिक है चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने क्या लिखा है कि विभाजन
विस्थापन, पुनर्वास। विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास। विभाजन का मतलब होता है डिवाइड होना, क्या करना, डिवाइड कर देना, पार्टीशन हो जाना, भारत पाकिस्तान में। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। और पुनर्वास का मतलब हम क्या कहते हैं, पुनर्वास का मतलब होता है दोबारा से आवास बनाना। जैसे मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ पे रह रहा था और यहाँ से इसको बाई चांसली किसी कारण से दूसरे देश में जाना पड़ गया, तो पहले तो यहाँ पर घर था लेकिन अब उसको यहाँ जाकर घर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब वो घर बनाएगा तो इसी को हम कहते हैं पुनर्वास, यानी कि दोबारा से अपना आवास तैयार करना, आवास बनाकर रखना। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है, 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के दो अलग अलग राष्ट्र बने, बिल्कुल बने, एक भारत बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। भारत को दो हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया। कितने हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया, दो हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया। बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होना था। धार्मिक बहुसंख्यक का मतलब क्या हुआ, जिसकी संख्या ज्यादा है, जिसकी संख्या जहां पर ज्यादा है वहां पर उनको अलॉट कर दिया गया था। अभी हम आगे ये बात पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से पश्चिम का जो एरिया है वो पाकिस्तान को दे दिया गया और किस तरीके से पूरब का जो एरिया है मतलब वो भारत को मिला, किस तरीके से मिला, इस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो बंटवारा हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था, धार्मिक बहुसंख्यक, यानी कि जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी उनको पाकिस्तान बना दिया गया, जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी उसको हिंदुस्तान बना दिया गया। ठीक है, आगे मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। अब देखिए यहाँ पर यहीं पे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि मुस्लिम लीग ने किस चीज का समर्थन किया था, तो किसका किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक आता है कि आखिर ये द्विराष्ट्र सिद्धांत है क्या। द्वि का मतलब होता है दो, राष्ट्र का मतलब होता है देश, सिद्धांत का मतलब होता है एक तरीके से नियम, यानी कि दो राष्ट्र बनाने का नियम। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात कहा कि भाई जो भारत है किसी एक कौम का नहीं है बल्कि दो दो मुल्क हैं इसमें। ठीक है, एक पाकिस्तान है और एक हिंदुस्तान है, और इस तरीके से आगे चल के जो भारत का पार्टीशन हुआ और इस तरीके से एक भारत बना और दूसरा पाकिस्तान बना। ठीक है, इनके अनुसार भारत हिंदू और मुसलमान नाम के दो अलग अलग समुदायों का देश था और इस सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने की मांग की। और इस तरीके से देखा जाए तो 14-15 अगस्त मध्य रात्रि में जब पार्टीशन हुआ तो ऐसे में 14 अगस्त को जो पाकिस्तान है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और जो भारत है वो 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, तो ये छोटा सा मैंने चीज बता दिया कि विभाजन किसके आधार पे हुआ, धार्मिक बहुसंख्यक, जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी उसको पाकिस्तान बनाया गया, जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी उसको हिंदुस्तान बनाया गया। विस्थापन की बात किया जाए तो जिसमें हमने ये समझा कि जो लोग हैं जो हिंदुस्तान में थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, जो पाकिस्तान में थे उनको हिंदुस्तान आना पड़ा, ये विस्थापन हो गया। पुनर्वास का मतलब क्या हुआ, अब ऐसे लोग जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गए तो वहां जाके दोबारा से घर ढूंढना पड़ा और वहां पे रहना पड़ा, दोबारा से अपनी सारी चीजें बनानी पड़ी, और जो वहां के लोग थे जो भारत में आए थे उनको भी सेम यही प्रक्रिया करनी थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बता दूं ये क्या है, पहले इस चीज के बारे में बता दूं। देखिए अभी आप लोग YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये दूसरी मेरी लाइव वीडियो है जहाँ पे कैमरे के साथ मैं ये चीज को कर रहा हूँ, तो क्लियरिटी अच्छी आ रही होगी, आई होप सो। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि यूट्यूब पे आप लोग चीजों को स्टडी करते हो तो यहाँ पर बहुत सारा ऐड चलता है, अभी ऐड चल रहा होगा, इसके बाद जब आप देखोगे तभी भी आप ऐड चलेगा, तो इससे क्या होता है माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और दूसरे नंबर पे बार बार स्किप करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, विकास स्टडी पॉइंट ने, ठीक है, विकास स्टडी पॉइंट का एक एप्लीकेशन बनाया गया जो कि आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर एक कोर्स बना दिया गया। ठीक है, और उस कोर्स में क्या कर दिया गया, उसमें इस तरीके से वीडियो डाल दी गई, इस तरीके से नोट्स डाल दिए गए, इस तरीके से टेस्ट सीरीज, सैंपल पेपर, ये सब चीजें डाल दी गई, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिया गया, लाइव क्लासेस भी डाली गई है, और साथ ही साथ डाउट क्लासेस भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें सुविधाएं आपको कहाँ मिलेगी, विकास स्टडी पॉइंट में मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात तो कोई ऐड नहीं चलता, सीधा आप इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि भैया इंटरनेट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एक बार अगर आपने ऐप में चीजें डाउनलोड कर लिए तो उसके बाद आप अगर देखोगे तो उसके लिए कोई भी इंटरनेट नहीं लगेगा, आप ऑफलाइन में भी इस चीजों को देख सकते हो। इसके बाद सारी चीजें सीरियल वाइज आपको मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है,
और YouTube पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से आप इन्वॉल्व कर सकते हो इसमें, तो देखिए सबसे पहले आप जब डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद जो ओपन करोगे तो इस प्रकार की चीजें आएंगी। यहाँ पे देखिए 12वीं क्लास का पोल साइंस का जो बैच है इसमें 359 का बैच है। कितना है? 359। इसका एक्चुअल प्राइस अगर देखा जाए तो ये था लमसम 1600 रुपए, लेकिन इस चीज को कम करके ये पूरे साल का प्राइस बता रहा हूं मैं। 359 पूरे साल का प्राइस है और इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। क्या क्या चीज मिलेगा? सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेगी, पीडीएफ मतलब नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और सारी चीजें इसके नीचे। ठीक है, इसके साथ साथ अभी आप मान लेते वीडियो पे क्लिक करोगे, कोई चैप्टर पे क्लिक करोगे तो इसके जो 2 पार्ट में वीडियो बनती है वो इस तरीके से करके देखेगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर वाइज सारी चीजें यहाँ पर है, तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्ले स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा का सीधा आप विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड करोगे और वहीं पे सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। कहीं जाने, हिस्ट्री का भी मिल जाएगा, पोल साइंस का भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हिंदी का, सब चीज का कोर्स धीरे धीरे बना के डाला जाएगा और हर एक चीज का नोट्स अवेलेबल है विकास स्टडी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और मैं एक ऑफर अभी आप लोग को देना चाहता हूं कि अभी जो वीडियो देख रहा है और जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, पूरे साल का जो कोर्स का फीस, आप ट्यूशन कहीं लगवाने जाओगे तो उसमें तो पैसा लगेगा, आप सिंपल सी बात है, हर महीने पे करना पड़ेगा। लेकिन जो भी बच्चा ऑनलाइन में सारी सुविधाएं लेना चाहता है, बिल्कुल कम प्राइस मैंने रखा है, एक सब्जेक्ट का 359 रुपीज रखा है। ठीक है, लेकिन अभी अगर कोई करता है, आज की डेट में अगर कोई करता है तो ये मेरा नंबर है 7011912793। ये मेरा नंबर है, आप इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और व्हाट्सअप करने के बाद आप ये कह सकते हो कि सर मुझे इस कोर्स में इन्वॉल्व होना है। जो भी बच्चा आज की डेट में इस चीज करता है, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में पोल साइंस का पूरे साल का जो कोर्स है वो आपको मिलेगा। आपको 7011912793 पे मैसेज करना है एंड देन ये कोर्स में इन्वॉल्व हो जाना। 299 सिर्फ आज का ऑफर, इसके बाद यही है। अच्छा, इससे पहले अगर देखा जाए तो इस कोर्स का प्राइस 799 था, लेकिन अभी चीजें स्टार्ट हो रही है इस वजह से प्राइस थोड़ी सी कम है, लेकिन आगे चल के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें 299 में आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी। प्लीज मैं आप लोग को कहता हूं, मैं आप लोग को अच्छे से टीच करना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं। तो आप देखो यूट्यूब पे अगर पैसा पे नहीं कर सकते, यूट्यूब पे पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर पैसा पे कर सकते हो तो आप जाइए यहाँ पर जरूर और यहाँ पे आप चीजों को इन्वॉल्व हो जाइए। ठीक है, अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला। लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आऊंगा मैं, एक बच्चे का मैं रिजल्ट शेयर करूंगा जो कि ऑफलाइन में हमारे पास पढ़ा था, देखो उसके कितने नंबर आए और साथ ही साथ ऑनलाइन की सुविधाएं भी उसने लिया था। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑनलाइन की सुविधाएं लोगे तो आप लोग को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चैनल पे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें यहीं पे मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे सामने आता है वो आता है विभाजन की प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, प्रक्रिया किस तरीके से हुई। तो देखिए सबसे पहले बात ये कहेगी कि देखो विभाजन तो करना है, विभाजन तो करना है, विभाजन होगा कैसे, ये मुश्किल चैलेंज था। तो ये कहा गया सबसे पहले ये देखो, फाइंड आउट करो कि ऐसे कौन कौन से जगह है जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसा कोई जगह मिला ही नहीं ज्यादातर जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि ये हर जगह है ना, जैसे हिंदू हर जगह वैसे मुसलमान हर जगह थे, तो कहां पर किस तरीके से बना जाए, ये बहुत ही मुश्किल वाली बात थी। लेकिन पूरब में और पश्चिम में 2 ऐसे जगह थे जहां पर मुस्लिम वर्ग की संख्या ज्यादा थी। तो इन्होंने ये कहा कि चलो एक काम करते हैं, पश्चिम में ना पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। तो अब ये हुआ कि जो ऐसे लोग हैं जो कि भारत के हर जगह पे हैं, कोने कोने में, उनको किस तरीके से स्विच किया जाएगा। पूरब में भी संख्या ज्यादा है मुसलमानों की, तो किस तरीके से किया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं कि चलो अब एक नहीं बल्कि 2 बनाया जाएगा पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान तो एक पूर्वी पाकिस्तान, 2 प्रकार के चीजें बनाई जाएगी। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी दिक्कतें यहाँ पर ये आई कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं, उस समय कोई यातायात का साधन नहीं, तो आखिर किस तरीके से हम जाएंगे वहां पर, ये मेन दिक्कत वाली बात थी कि किस तरीके से जाएंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं वो किस तरीके से भारत आएंगे, तो ये बहुत ज्यादा समस्याएं थी। ठीक है, तो इस चीजों को डील किया गया। अब किस तरीके से किया गया आगे इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर हुआ, यानी कि धर्मों के हिसाब से हुआ था। मुसलमान ज्यादा होने वाले, यानी कि जहां पर मुस्लिम वर्ग ज्यादा थे, ऐसे क्षेत्र को क्या कहा गया, पाकिस्तान, और बाकी क्षेत्र को भारत कहा गया, यानी कि हिंदुस्तान कहा गया। पाकिस्तान को पूर्वी तथा पश्चिमी चीजों में बांट दिया गया। अब देखिए यहाँ पे मैं मैप के माध्यम से समझा दूं, ये जो है, जो आप बांग्लादेश देखते हो, इस बांग्लादेश को पहले क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। क्या?
पूर्वी पाकिस्तान बोले या फिर पाक बोले, और ये पश्चिम में जो है ना, इसको पश्चिमी पाक कहा जाता था। ठीक है, एक को पूर्वी पूर्वी पाक कहा जाता था, एक को पश्चिमी पाक कहा जाता था। आगे चल के क्या होता है, आगे चल के क्या होता है, अब देखो ये बांग्लादेश क्यों लिखा है आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो बिल्कुल 1971 में एक लड़ाई होती है किसके साथ, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में, और उसमें भारत इन्वॉल्व हो जाता है। और आगे चल के 1971 में ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये भारत की मदद से जीत जाता है, और उसके बाद इसका जो नाम है चेंज करके बांग्लादेश रख दिया जाता है। तो इसका मतलब ये कि पहले पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान दो थे, लेकिन आगे चल के 1971 में क्या हुआ कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको कन्वर्ट करके बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, पाकिस्तान को पश्चिमी तथा पूर्वी में बांट दिया गया था स्टार्टिंग में। पंजाब और बंगाल के कई हिस्सों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। अब देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए तो जो पाकिस्तान का एरिया है और जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, ये ऐसा जगह था जहाँ पे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सब थे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो किसको दिया जाए, हिंदुस्तान को दिया जाए कि पाकिस्तान को दिया जाए, किसको दिया जाए, ये सबसे दिक्कत वाली बात थी। तो ऐसे में कहा जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऐसे दो जगह थे जहां पर जो सबसे ज्यादा त्रासदी वाला, सबसे ज्यादा संकट वाला स्थिति था। तो ऐसे दो जगह थे, एक पंजाब तो दूसरे पश्चिम बंगाल। ये दो ऐसे जगह थे जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या और मुसलमानों की संख्या, सिखों की संख्या थी अच्छी खासी। तो किसको दिया जाए, ये बहुत संख्या वाली दिक्कत वाली बात थी। आजादी के दिन कई लोगों को नहीं पता था कि वे भारत में हैं या फिर पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया कि उस समय टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ताकि लोगों को पता, कुछ भी होता है लोगों को पता लग जाता है सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं। तो आजादी होने के बाद भी लोगों को यह भी नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान में हूं कि हिंदुस्तान में हूं, कि बॉर्डर कौन सा है, बॉर्डर कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। मैंने अभी बताया कि जो पंजाब है और जो पश्चिम बंगाल है, ये जो इसका जो बंटवारा था वो सबसे बड़ी त्रासदी थी। त्रासदी का मतलब होता है संकट वाली स्थिति थी। अल्पसंख्यकों की समस्या दोनों देशों में गंभीर थी, यानी कि पाकिस्तान में भी हिंदू बहुत ज्यादा थे और हिंदुस्तान में मुस्लिम थे। तो किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आगे क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि विभाजन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, विभाजन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी। तो पहली दिक्कत क्या है, ब्रिटिश भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां केवल मुसलमान रहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ब्रिटिश भारत में ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पे सिर्फ मुसलमान रहते हो या फिर जहां मुसलमान नहीं रहते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, हर एक जगह पे हिंदू भी थे, हर एक जगह पे मुसलमान भी थे। ठीक है, तो पहली एक दिक्कत थी, तो किस तरीके से बंटवारा किया जाए। दूसरी दिक्कत क्या थी, सभी मुसलमान बहुल इलाके पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ऐसा भी नहीं, यानी कि सारे जितने भी लोग थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ऐसा भी नहीं। क्यों, क्योंकि आज भी अगर आप देखते हो कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान तो एक वैसा ही है जिससे बहुत ज्यादा नफरत होती है, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हैं। तो कहा जाए तो सारे जितने भी मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो छोड़ के अपने मुल्क को जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जो मतलब समझो कि जो हिंदुस्तान है बहुत ही ज्यादा प्रिय, और वो चाहते थे यहीं पे रहना। तो ये चीज, तो ऐसे में किस तरीके से डिवाइड किया जाए, ये भी एक दिक्कत थी। तीसरी समस्या क्या थी, मुस्लिम बहुल इलाके पूरब यानी कि बंगाल, पश्चिम यानी कि पंजाब में थे, पर दोनों बहुत दूर थे, उन्हें किस तरीके से जोड़ा जाए। इट मींस ये कहा जाए, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे एक पाकिस्तान जो पीछे, एक पूर्वी पाकिस्तान जो आगे, तो इनको किस तरीके से आपस में असेंबल किया जाए, किस तरीके से जोड़ा जाए, ये भी एक दिक्कत थी। और इसी वजह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों बनाया गया। ठीक है, अगली क्या दिक्कत थी, अगली दिक्कत ये थी कि बंटवारे के भारत में मुसलमान और पाकिस्तान में हिंदू सिख अल्पसंख्यक रह गए थे या बन गए थे, यह एक गंभीर समस्या थी। यानी कि ऐसे लोग, चलो बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया, अब ऐसे में जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनकी संख्या कम हो गई, और ऐसे लोग हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी भी संख्या कम हो गई। ठीक है, तो ऐसे में उनका क्या होगा, जो अल्पसंख्यक है। तो स्टार्टिंग में तो ये हो रहा था कि भाई चले जाओ वहां पे, ठीक है, जैसा कि पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू यहाँ पर आ गए थे, लेकिन आगे चल के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये कहा कि नहीं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक है भारत में, सबको महत्व दिया जाएगा, बल्कि हम उनको आरक्षण देंगे। तो आज के डेट में भी आप देखते हो कि उनको आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण का प्रावधान है। आगे अब देखिए विभाजन के क्या परिणाम है, परिणामों की बात करते हैं। तो देखिए परिणाम ये हुआ, 1947 में बड़ी संख्या में लोग एक जगह से
दूसरे जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। और उस समय देखो इस तरीके से ट्रेन चलती थी, और ट्रेन जो चलती थी उस समय आपने एक मूवी है गदर। गदर एक प्रेम कथा है ना, गदर एक प्रेम कथा। उसमें आपने देखा होगा कि कोयला कोयला डाला जाता था, उसके द्वारा जो ट्रेन का इंजन है वो चलता था और पूरा ट्रेन खींच कर लेके जाता था। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का कोई डर तो था नहीं, तो लोग ऊपर भी बैठते थे इस तरीके से, अंदर भी बैठते थे, लटक कर भी जाते थे और ऊपर भी बैठते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जाते। तो आप ये सोच सकते हो कि बड़ी मात्रा में जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच हुए। तो 1947 में बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए। देश भर में दंगे फसाद हुए, और खास करके लाहौर में हुआ, खास करके कलकत्ता में हुआ, और अमृतसर जैसे शहरों में बहुत ही ज्यादा दंगे फसाद होने शुरू हो गए। आगे हिंदू सिख बहुल इलाकों में मुसलमान जाना आना जाना छोड़ दिए, यानी कि ऐसा जगह जहां पर हिंदुओं का था, मतलब जो उनकी संख्या ज्यादा थी, ऐसे में मुसलमान जो लोग थे वो वहां पर जाना छोड़ दिए। और ऐसा जगह जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा थे, ऐसी जगह पे हिंदू और सिख जाना छोड़ दिए। क्योंकि देखो जब दंगा चलता है तो दंगे में ये नहीं देखा जाता कौन क्या है, तुरंत मारा जाता है। तो ऐसे सिलसिले में दिक्कतें थी। तो जो ऐसे जगह जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी वहां पे मुसलमान नहीं जाते थे, जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी वहां पर मतलब ये जो हिंदू लोग थे वो नहीं जाते। और क्या परिणाम हुआ भाई? परिणाम और ये हुआ कि लोग अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़ने को मजबूर हो गए, और उनसे सब कुछ छीन लिया गया, सारी चीजें उनसे छीन ली गई। दोनों देशों में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए और उन्हें मारा गया और जबरन उनको भगाया गया। यानी कि देखते हो जब दंगे होते हैं ना तो पूरा गुस्सा निकाला जाता है। ऐसे में जो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको भगाया जा रहा था पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे थे उनको भगाया जा रहा था हिंदुस्तान। ठीक है, जबरदस्ती। कई सारे लोगों को बहुत कम समय मिलता था अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने का, और बहुत सी महिलाओं को अपहरण करवाया गया और जबरदस्ती शादी भी करवा दी गई। आप उस गदर एक प्रेम कथा में आप देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। आप उस मूवी से रिलेट कर सकते हो कि जिस तरीके से पार्टीशन हुआ तो किस तरीके से जो अमरीश पुरी था वो किस तरीके से यहाँ से पाकिस्तान गया था। ठीक है, आगे कई परिवारों ने अपनी बहनों बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें खुद ही मार देते थे कि भाई देखो अपहरण होने से बढ़िया है, बलात्कार होने से बढ़िया है, जबरदस्ती दूसरे से शादी करवाने से बढ़िया है कि खुद ही मार देंगे तो समझो कि उसको कष्ट नहीं होगा, समझो एक ही बार में खत्म सारी चीजें। ठीक है, बार बार मरने से बेटर एक ही बार में खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से चीजें। और देखिए इस इमेज के माध्यम से मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर देखिए इतने सारे लोग जो ट्रेन के ऊपर बैठे हुए, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मत समझो कि प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, ये ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं। ये वाला प्लेटफॉर्म है, इस साइड जो है बीच में ये प्लेटफॉर्म है, और ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। तो आप देखो ट्रेन के प्लेटफॉर्म तो बंदे है ही, इसके साथ साथ ऊपर ऊपर भी बैठे हुए हैं ताकि वो जा सके। ये देखिए किस तरीके से खचाखच पूरा का पूरा भरा हुआ है एकदम। कहीं भी आप देखोगे हर जगह पे सब व्यक्ति ही दिखाई देंगे आपको, ऊपर नीचे हर जगह पे। और जिसके पास अपनी बैलगाड़ी होती थी जो ट्रेन के माध्यम से ले नहीं जा पाता था, तो ऐसे जो लोग थे ये इस पे बैठ बैठ के सामान वगैरह रख कर फिर लेके जाते थे, है ना, इस तरीके से होता था। और साथ ही साथ ये तो मैंने आपको बता दिया कि दो बनाया गया पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, और जो ऑरेंज कलर का दिखाया जा रहा है वो हिंदुस्तान। कई सारे लोग जान बचाने के लिए दूसरे देश में जाने के लिए इस तरीके से चले गए। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए दंगे फसाद हो रहा है, ये सारा चीज दंगे फसाद का दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगी हुई है लेकिन इसके बावजूद भी दंगे यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दंगे इत्यादि हो रहे हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आप लोग को। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो विभाजन का परिणाम हुआ उस परिणाम में टेबल कुर्सी टाइपराइटर जैसी चीजों तक का बंटवारा हुआ। यानी कि अब देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक में ही थे तो ऐसे में जो सरकारी संस्थाएं थी या जितनी भी चीजें थी वो एक जैसी ही थी। अब इसमें बंटवारा कर दिया गया, भाई ये तुम्हारा ये हमारा है, इस प्रकार से। ठीक है, सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा कर दिया गया। दो समुदायों के बीच यह बंटवारा बहुत ही क्रूर तथा दर्दनाक था। बिल्कुल था, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसे जो लोग जो पहले एक साथ रहते थे आज ऐसा हो गया कि एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे और एक विवश थे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए या वहां से छोड़कर यहाँ पे आने के लिए। क्योंकि हो ना हो एक ही देश था ना, तो पार्टीशन होगा तो दर्द तो होगा ही, दुख तो होगा ही, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दो समुदायों के बीच ये बंटवारा बहुत ही क्रूर हुआ और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हुआ। करीब 80 लाख लोग अपने घर छोड़कर सीमा पार जाने के लिए मजबूर हुए। ठीक है, हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों की जान गई थी। लेखकों कवियों फिल्मकारों ने इस दर्द को अपनी रचनाओं में दिखाया, और जैसे कि फिल्म गदर में, जैसे कि गर्म हवा में ये मूवियां बनाई गई थी, उसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया कि देखो इस तरीके की चीजें हुई थी।
और उनसे हम बकायदा दृश्यों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से चीज हम समझ सकते हैं कि इस तरीके की चीजें वहां पे थी। ठीक है, आगे विभाजन ऐसा था जैसे एक ही दिल के दो टुकड़े कर दिए गए। बिल्कुल है, मैंने अभी बताया कि जहाँ पे पहले हम एक दूसरे के एक साथ मिलकर रहते थे, वहीं पर डिवाइड हो गए थे। जो मुसलमान भारत में रह गए थे उन्हें बराबरी का दर्जा तथा स्वायत्ता दी गई, यानी कि भारत सरकार ने क्या किया, ऐसे लोग जो कि अल्पसंख्यक यहाँ पे रह गए थे सबको क्या किया गया, महत्व दिया गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रजवाड़ों की। रजवाड़े ऐसे जिसको हम कहते हैं कि प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन चलता था। ठीक है, तो देखिए उस समय अगर मैं बता दूं 565 रजवाड़े हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने एक बहुत तगड़ा नियम लगाया। क्या लगाया, डिवाइड एंड रूल, यानी कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, उनका कान भरते थे। खास करके अलग अलग रिलीजन वाले, हिंदू जो मुस्लिम थे उनको हिंदुओं के बारे में भड़का देना, जो हिंदू थे उनको मुसलमानों के लिए भड़का देना, इस प्रकार की चीजें थी। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई देखो आपको हिंदुस्तान में, रजवाड़ों को क्या कहा, जहाँ पे राजाओं का शासन था उनको ये बात बोला उन्होंने, आपका मन है तो आप भारत में रह जाइए, आपका मन है आप पाकिस्तान में चले जाइए, और ना मन है तो आप स्वतंत्र होकर रहिए, कोई मतलब नहीं है ना हिंदुस्तान से ना पाकिस्तान का। आप ये सोचो कि 565 रजवाड़े, और 565 रजवाड़ों की हिदायत दी जा रही है कि ऐसे ऐसे आपको कर दो। तो अगर मान लो कि वो अलग होने की बात कर दिए होते तब तो आज कुछ भी नहीं होता। तो सोचो अंग्रेज कितने तेज थे कि वो चाहते थे कि अगर मैं छोड़कर जा रहा हूं ना तो बर्बाद करके जाऊं। ठीक है, लेकिन आगे चल के उस समय जो नेता थे, ठीक है, खास करके सरदार पटेल जी, उन लोगों की, जितने भी लोग थे लीडर्स थे, उन लोगों की दिमाग की दास देनी पड़ेगी कि सब लोगों ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपना दिमाग यूज किया और इन रजवाड़ों को भारत में शामिल करवाया। और इस तरीके से कहा जाए तो 565 रजवाड़े धीरे धीरे करके भारत में शामिल हो गए। ठीक है, तो क्या लिखा है कि रजवाड़े वह राज्य थे जहां पर राजा यानी कि नवाब का शासन होता था। इन राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनस्थता स्वीकार की थी, यानी कि जब ब्रिटिशर्स भारत पे आए, रूल करने आए थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि बहुत सारे राजा महाराजा हैं, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई देखो राजा महाराजाओं से लड़ना सही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ कोलैब कर लेना चाहिए। तो उनके साथ उन्होंने कोलैब कर लिया, और जो नहीं मानता था उनके साथ लड़ लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे जगह ढूंढे जहां पे वो खुद से शासन करते थे, और ऐसे ऐसे जगह जहां पर राजा महाराजाओं का शासन होता था, तो उन्होंने उनके साथ कोलैब कर लिया। ठीक है, अब इनसे भी लगान लेते थे, और जहां पर खुद शासन करते तो वहां से भी लगान लेते थे, और इस तरीके से अपना वो चलाते थे, और सारी की सारी चीजें ब्रिटेन में बेचते थे। ठीक है, तो क्या लिखा है, इन राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनस्थता स्वीकार कर रखी थी। ब्रिटिश शासन में भारत दो भागों में बटा। ठीक है, पहला सीधे ब्रिटिश शासन वाले क्षेत्र, जहां पे ऐसे क्षेत्र जहां पे ब्रिटिश सरकार खुद शासन कर सके, और ऐसा क्षेत्र जहां पर रजवाड़े शासन कर सके। आप लोगों ने अगर एक मूवी देखी होगी लगान मूवी, तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि लगान मूवी में जो जो गांव के जो लोग हैं वो राजा को टैक्स देते थे, और जो राजा है वो अंग्रेज को टैक्स देता था। ठीक है, इसका मतलब अंग्रेजों के नीचे राजा होता था, और जो राजा है वो जनता से टैक्स लेता था। ठीक है, तो इस प्रकार से तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पे वो खुद राज किए, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पर राजाओं के द्वारा वो राज करवाते थे। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था, लेकिन वे ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, यानी कि वो कहाँ थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करते थे। आगे हर 4 भारतीय में से एक रजवाड़े का नागरिक होता था। ऐसा कहा जाता है कि हर 4 लोगों में से एक नागरिक किसी न किसी रजवाड़े का सदस्य होता ही होता था। देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया है जहां से आप चीजें समझ सकते हो। जैसे ये भारत है, और इस भारत में देखिए ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये लिखा है ब्रिटिश भारत, और यहाँ की रियासत है, यानी कि रियासत मतलब क्या हुआ, यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था। ठीक है, और ये तो देखिए बहुत सारा अलग से है। यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र, ये जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र हो गए थे। तो जो ग्रीन कलर का है रजवाड़ों का, और जो ऐसे ऐसे हैं ये अपने ब्रिटिश सरकार के वहां पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब समझते हैं समस्याएं। समस्याएं क्या थी, ब्रिटिश सरकार ने भारत और पाकिस्तान को तो आजादी दी, यानी कि भारत और पाकिस्तान को तो आजादी दे दी, लेकिन साथ ही 565 रजवाड़ों को भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी कि उन्होंने कह दिया कि जो 565 रजवाड़े हैं, अगर वो चाहें तो भारत में भी रह सकते हैं, वो चाहें तो पाकिस्तान में भी रह सकते हैं, अदरवाइज अपना भी अस्तित्व बनाकर रह सकते हैं। आगे रजवाड़ों को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत और पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर खुद को स्वतंत्र राज्य बनाकर रह सकते हैं। इससे साफ था कि ब्रिटिश भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते थे, यानी कि ब्रिटिश शासक ये चाहते थे कि जो भारत है ना उसके टुकड़े हो जाए। ठीक है,
उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति लागू किया, जिसको हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई आगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की समझदारी से अधिकतर जो रजवाड़े थे वो भारत में शामिल हो गए। यानी कि मैंने बताया ना कि जो ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल लगाकर फॉर्मूला वो चाहते थे कि भारत के बहुत सारे टुकड़े कर दे, लेकिन आगे चल के जो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ की वजह से बहुत सारे रजवाड़ों को भारत में शामिल करवा दिया गया और इस तरीके से आगे की चीजें हुई। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऐसे 4 रजवाड़ों के बारे में पूछा जाता है, ऐसे 4 रजवाड़ों के बारे में पूछा जाता है जिनको शामिल कराने में बहुत सारी दिक्कतें, जिसमें से सबसे नंबर 1 पे आता है जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पे आता है हैदराबाद, तीसरे नंबर पे आता है जूनागढ़ और चौथे नंबर पे आता है मणिपुर। 4 ऐसे रजवाड़े थे जिनको शामिल करने में थोड़ी दिक्कतें हुई। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जूनागढ़, चौथा मणिपुर। ठीक है, इसमें हम सिर्फ 2 के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एक हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे और एक जम्मू कश्मीर, एक हम मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जूनागढ़ और जो अपना जम्मू कश्मीर है, ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें मैं इसको कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं ना, इस वजह से। तो देखिए सबसे पहले चीज जो हैदराबाद था, हैदराबाद जो था देखिए यहाँ पे इसमें जो हैदराबाद था, हैदराबाद ने कहा कि भाई ना तो मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा ना तो मैं हिंदुस्तान में शामिल होऊंगा, मैं अपना स्वतंत्र राज्य बनाकर रहूंगा। भारत ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, स्वतंत्र राज्य बनाकर रहना है तो बिल्कुल रह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, इसने पाकिस्तान के साथ समर्थन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के साथ इसने टाई अप करना शुरू कर दिया। और ये बात जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता लगी या उस समय के नेताओं को पता लगे, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो देखो, अगर ये भी पाकिस्तान में शामिल हो गया, ये पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों साइड से क्या होगा, हमें एक तरीके से बहुत दिक्कत कर देंगे, ये त्रिकोणीय बन जाएगा और ऐसी सिचुएशन में ये भारत के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कहा कि एक काम करते हैं, ठीक है, कि हम हैदराबाद में जाते हैं और वहां पर हम जनमत करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे और वहां की जनता डिसाइड करेगी कि किस में शामिल होना है। ठीक है, भारत में या फिर पाकिस्तान में। तो यही पूरी स्टोरी है और इसमें क्या हुआ, आगे चल के सारे लोगों ने कहा कि हमें हिंदुस्तान में शामिल होना है और इस तरीके से हिंदुस्तान में शामिल होना। तो क्या लिखा है, हैदराबाद एक बड़ा रजवाड़ा था, चारों ओर से भारत से घिरा हुआ था और वहां के जो शासक थे जिनका नाम था निजाम उस्मान अली खान। अब ये भी एक नंबर में आता है कि वहां हैदराबाद के शासक कौन थे, निजाम उस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने का क्या किया, कोशिश किया। आगे चल के जनसंख्या 1.4 करोड़ थी वहां की, जिसमें से 84% क्या थे, हिंदू थे। निजाम पर पाकिस्तान से संबंध लगाने का आरोप लगाया गया। आगे निजाम के खिलाफ आंदोलन वहां पे शुरू हो गया। तेलंगाना के जो किसान थे वो भी उस चीज में शामिल हो गए। अर्धसैनिक बलों से दमन, हिंसा तथा अत्याचार हुए, यानी कि वहां पे इस तरीके से दंगे फसाद होने लगे कि वहां पे बहुत सारा हिंसा होने लगा, बहुत सारा अत्याचार होने लगा और सितंबर 1948 में भारत ने वहां पर सेना भेज दी और युद्ध के बाद निजाम को समर्पण करना पड़ा और हैदराबाद भारत में शामिल हो गया और यहाँ की जनता ने सपोर्ट किया कि हाँ हमें हिंदुस्तान में शामिल होना है और इस तरीके से वो हिंदुस्तान में शामिल होगा। तो ये थी स्टोरी हैदराबाद की। अब हम थोड़ा सा स्टोरी पढ़ लेते हैं मणिपुर की। देखिए मणिपुर की क्या स्टोरी है जी, तो क्या लिखा है, मणिपुर के जो उस समय राजा थे जिनका नाम था महाराजा बोधचंद सिंह ने भारत में विलय के एक समझौते पत्र पर दस्तखत कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग में देखा जाए तो मणिपुर के जो राजा थे जिनका नाम था बोधचंद सिंह, इन्होंने ये कहा कि हम भारत में शामिल होने के लिए क्या करेंगे, दस्तखत कर दिए कि हाँ हम भारत में शामिल हैं। लेकिन आगे क्या हुआ, इसके बदले मणिपुर को आंतरिक स्वायत्तता देने का वादा किया गया। भारत सरकार से उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप आंतरिक स्वायत्तता देते हो, स्वायत्तता का मतलब होता है छूट देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, तो ऐसे में मैं भारत में शामिल हो जाऊंगा। आगे चल के जून 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए गए और संवैधानिक राजतंत्र बना, यानी कि वहां पे चुनाव कराया गया। और ये भी कहा जाता है कि पहला सार्वभौमिक जो चुनाव था, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के हिसाब से चुनाव हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, तो आप कहोगे मणिपुर में हुआ था। मणिपुर पहला राज्य था जहां पर वैश्य मताधिकार के हिसाब से चुनाव हुआ था, मतलब जो भी ऐसे लोग जो कि 18 वर्ष से ऊपर थे वो वोट दे सकते थे, इस हिसाब से वहां पे चुनाव हुआ था। मणिपुर की कांग्रेस भारत में विलय चाहती थी, यानी कि मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी कि जो राजा बोधचंद सिंह है ना, ये भारत में क्या हो जाए, विलय हो जाए। विलय मतलब शामिल हो जाए। आगे भारत सरकार ने महाराजा पर विलय का दबाव बनाया, यानी कि शामिल करने की बात हुई। आगे इससे जनता में नाराजगी हो गई और विरोध हो गया कि वहां की जो जनता थी वो ये चाहती थी कि जो राजा है वो यहाँ पे राजतंत्र कायम करके राज करे, वो भारत में शामिल ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया गया और उसके बाद
उसके बाद मणिपुर को भारत में शामिल करवा लिया गया और जिसकी वजह से वहां की जो जनता थी वो नाराज हो गई और विरोध करने लगी। इस नाराजगी का असर आज भी देखने को मिल सकता है, यानी कि थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिल जाती है। तो अगर टोटली कहा जाए तो स्टार्टिंग में ऑल ओवर निष्कर्ष क्या निकला, स्टार्टिंग में ये जो राजा थे बोध सिंह, इन्होंने कहा कि मैं भारत में शामिल होऊंगा, लेकिन आगे चल के जब चुनाव करवाया जाता है और सभी लोगों ने जब वोट दिया तो वहां पर राष्ट्रपति शामिल हो जाता है। तो भारत ने ये कहा कि भाई आपने तो शामिल करने की बात कही थी, और वहां पे जो कांग्रेस थी वो भी ये चाहती थी कि भाई भारत में शामिल हो जाए, लेकिन वहां की जो जनता थी वो चाहती थी कि नहीं, ये राजतंत्र यहाँ पर रहे और यहाँ पर राजा ही शासन करे। लेकिन फिर क्या किया, थोड़ा सा दबाव देकर भारत में शामिल करवा लिया गया। अगर नहीं शामिल होता फिर वो पाकिस्तान में जाने की बात होता, तो इसकी वजह से भारत में वो शामिल हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और टॉपिक है, क्या लिखा है, राज्यों का पुनर्गठन। अब चलिए आजादी हमने देख ली, भारत पाकिस्तान का हमने डिवाइडेशन देख लिया कि कोई इधर पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान दो बन गया, पूर्व और पश्चिम में भारत भी बन गया। लेकिन अब बात आती है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन मतलब दोबारा से बनाने की बात है। 1920 में कांग्रेस ने तय किया कि आजादी के बाद राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाएगा, यानी कि 1920 में एक अधिवेशन में इस चीज को तय किया गया था कि आजादी मिलने के बाद हम राज्यों का निर्माण करेंगे और किस आधार पर करेंगे, भाषा के आधार पर करेंगे। आगे आजादी और बंटवारे के बाद सरकार को डर था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से जो देश है वो टूट जाएगा, यानी कि 1920 में इन्होंने कह दिया कि भाई जो राज्य है वो भाषा के आधार पर बनेगा। लेकिन आगे चल के जब पाकिस्तान अलग होता है ना, तो उस समय हमें डर हो जाता है कि भाई अगर हम छूट दे दिए ना राज्यों को, फिर वो अलग होने वाली बात कह देंगे। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि भाई हम कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, सरकार ने यह फैसला टाल दिया और जिससे वहां के जो नेता थे वो नाराज हो गए। आगे मद्रास में तेलुगु भाषी जो लोग थे उन्होंने आंध्र प्रदेश की मांग करना शुरू कर दिया, यानी कि मद्रास में जो तेलुगु बोलते थे ऐसे लोग, इन्होंने कहा कि भाई हमें एक आंध्र प्रदेश नाम से हमें एक राज्य चाहिए। कांग्रेस नेता जो थे जिनका नाम था श्री रामुलु, जो कि आप इमेज में देख सकते हो, ये उन्हीं का है। तो कांग्रेस नेता श्री रामुलु ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और 56 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई, और जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि भाई हम अलग होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक नेता की जान चलेगी। 56 दिन तक उन्होंने अनशन पे रहे, लेकिन यहाँ की जो सरकार वो बिल्कुल नहीं सुनी। आगे चल के जब ये दंगे होने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा हिंसा हुई और वहाँ के विधायकों ने क्या किया, इस्तीफा देने लगे। तो 1952 में आंध्र प्रदेश बनाने की मांग को मान लिया गया और इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी भाषा के आधार पर मांग उठने लगी कि भाई हमें भी राज्यों को बनाने की स्वीकृति दी जाए। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और 1956 से वहां पर चीजें लागू करने लगे। ठीक है, आगे चल के राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम यह था राज्यों की सीमाओं को तय करना और भाषा के आधार पर नए नए राज्यों का निर्माण करना। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पास कर दिया गया और इससे 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आज की डेट में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब इस तरीके से उस समय राज्यों का निर्माण किया गया, 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आगे क्या हुआ, कुछ प्रमुख राज्य का निर्माण किया गया, जैसे 1960 में गुजरात का, जहाँ पे गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र का, जहाँ पे मराठी बोली जाती है। आगे 1963 में 1963 में नागालैंड का निर्माण किया गया। 1966 में पंजाब हरियाणा, ठीक है, यानी कि पंजाब से हरियाणा बन गया। हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बनाया गया। 1987 में मिजोरम बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाया गया और 2014 में किसका निर्माण किया, तेलंगाना का। ठीक है, ये निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला यही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बताया जो दो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक, पहला किस तरीके से जम्मू कश्मीर शामिल हुआ और दूसरा टॉपिक जूनागढ़ किस तरीके से शामिल हुआ, ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो अगला लेके आया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम कहते हैं उस दस्तावेज को, उस पत्र को जो विलय पत्र था। क्या था, विलय पत्र। विलय पत्र क्या होता है, जो भी ऐसे रजवाड़े जो भारत में शामिल हो रहे थे, ठीक है, उनको एक पत्र पे साइन करना पड़ा, उसे ही कहते हैं विलय पत्र। इसी को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो लिखा है कि यह वह सहमति पत्र था जिस पर रजवाड़ों के शासकों ने हस्ताक्षर किए और इसका मतलब था कि रजवाड़ा भारत में शामिल होने के लिए तैयार है और इसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। ज्यादातर रजवाड़ों ने
इस पर हस्तक्षेप कर दिए और इस तरीके से उन्होंने भारत में शामिल हो गए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो चैप्टर है ये ओवर हो जाता है और हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात की। वन शॉट में हमने वीडियो को कंप्लीट किया और हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, कौन सी बातों पे सहमति थी, क्या सबसे बड़ी दिक्कत थी, परिणाम क्या था, विभाजन किस तरीके से हुआ, रजवाड़े किस तरीके से शामिल किए गए, रजवाड़ों का अर्थ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात किया, सारा चीज़ डिस्कस किया और आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया। आई होप सो आप लोगों ने स्टडी किया होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा है। अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, पूछिएगा। जो हम डाउट क्लासेस लेंगे आपके सारे क्वेश्चनों को हम वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को बकायदा बोर्ड पे दिखाकर उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, कहीं भटकने वाली बात नहीं है। विकास स्टडी पॉइंट आप लोग के लिए है और बिल्कुल लाइव क्लासेस में हम सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया था डिस्ट्रैक्शन से बचना। आप हमारे उस पर आइए एप्लीकेशन पे, वहाँ पे अच्छे से स्टडी कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में पूरे साल का पॉलिटिकल साइंस का कोर्स फ्री है, तो उस पर आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा।